सभी को नमस्कार। बेटा देखिए, आप लोग के अभी कक्षा 10 की परीक्षाओं से फ्री हुए हैं और आपका परीक्षा परिणाम इसी महीने आने वाला है। अभी आप लोगों ने यह डिसाइड कर लिया होगा कि मुझे कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। साइंस से पढ़ना है, साइंस में भी बायो मैथ है, या फिर आर्ट कला वर्ग लेना है आपको, या फिर कॉमर्स लेना है, या फिर आपको एग्रीकल्चर पढ़ना है। देखिए बेटा, अपनी जो संस्थान है इसमें सभी संकायों में पढ़ाई होती है और यहाँ की जो टीम है वह कर्मठ और बड़ी ही मेहनती टीम है। आपने अभी कक्षा 12 का जो विज्ञान वर्ग का, एग्रीकल्चर का, कॉमर्स का जो परीक्षा परिणाम आया है उसमें आपने देखा होगा अपने संस्थान का परीक्षा परिणाम श्रेष्ठ ही नहीं सर्वश्रेष्ठ रहा है। अपनी संस्थान राजस्थान की एक बहुत ही मानी हुई संस्थान है जिसमें हर विषय की पढ़ाई एक बहुत ही सर्वश्रेष्ठ टीम के द्वारा करवाई जाती है, जिसमें आप लोग ये देख सकते हैं कि ऐसी फैकल्टी, ऐसी टीम आपको शायद दूसरी जगह देखने को नहीं मिलेगी। अभी आपका परीक्षा परिणाम इसी महीने आ जाएगा और हमारी संस्थान ने अभी, आपकी संस्थान ने अभी कक्षा 11 की अग्रिम क्लासें भी शुरू कर दी हैं। आप डिसाइड करें, ये निश्चय करें कि मुझे कौन से क्लास में प्रवेश लेना है, कौन से वर्ग में मुझे अध्ययन करना है। मेरा भविष्य साइंस में अच्छा है, कॉमर्स में अच्छा है, एग्रीकल्चर में अच्छा है, कि या मैं मेरे भविष्य को कला वर्ग में संवारूं। देखिए, सभी बच्चों की रुचि अलग अलग होती है। हर बच्चा अलग अलग विषय में अपनी रुचि अपनी प्रकट करता है और उसके अनुसार वह पढ़ाई करती है। कोई भी विषय कम नहीं है, हर विषय अपना महत्व रखता है, हर विषय का अपना महत्व होता है। इसलिए अभी आप यह निर्धारित करें कि मुझे कौन सी क्लास में प्रवेश लेना है। और हाँ, साथ ही अब आपको आपकी संस्थान की जो ऑनलाइन क्लासें हैं उनमें प्रवेश करवाना चाहिए, और जो नियमित क्लासें हैं उन नियमित क्लासों में आपकी उपस्थिति दर्ज करवाएं। देखिए, जब तक परीक्षा परिणाम आता है तब तक आपको आपके सब्जेक्ट से, आपके विषय से जुड़ी हुई जो बेसिक चीज़ें हैं वहाँ तक हम आपको अपने विषय से जोड़ना चाहेंगे और धीरे धीरे आपके सिलेबस तक आपको हम ले जाएंगे। और सिलेबस से अब की बार आपका नया है, एनसीईआरटी का नया सिलेबस आया है कक्षा 11वीं का, तो उस नए सिलेबस के अनुसार ही हम आपको पढ़ाई करवाएंगे और नियमित क्लासें भी शुरू की जा रही हैं। आज की अपनी जो हिंदी विषय की क्लास है, आपकी जो हिंदी विषय की क्लास है, इस हिंदी विषय की क्लास में आपका स्वागत है। मैं आपको विद्यालय परिवार की ओर से अग्रिम बधाई पेश कर रहा हूं कि आप अच्छे अंकों से, अच्छी प्रतिशत के साथ उत्तीर्ण हों और अपने भविष्य के अनुसार आप अपने भविष्य को निर्धारित करें। तो हिंदी की क्लास में आपका स्वागत है। देखिए बेटा, आज अपन हिंदी विषय से जुड़ी हुई जो सामान्य जानकारी है, मैं आपको हिंदी की कुछ उत्पत्ति के बारे में, विकास के बारे में, इसके उद्भव के बारे में आपको मैं बताता हूँ। देखिए बेटा, हिंदी हमारी भाषा है और यह
चाहे कोई सा भी वर्ग क्यों नहीं हो, चाहे कला वर्ग हो, चाहे विज्ञान वर्ग हो, चाहे एग्रीकल्चर हो, कृषि विज्ञान हो, या फिर कॉमर्स से विषय क्यों नहीं हो, यह हर विषय के लिए एक अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ा जाता है। इस विषय का उतना ही महत्व है जितने कि आपके जो ऐच्छिक विषय होते हैं 3, उन ऐच्छिक विषयों के बराबर ही इसका महत्व है। परसेंटेज में या यूँ देखें कि पढ़ाई में यह विषय अपना खुद का मायना रखता है और इस विषय के साथ अन्य विषयों को पढ़ा जाता है। अपन देखते हैं बेटा हिंदी विषय की व्युत्पत्ति। हिंदी सब्जेक्ट या हिंदी शब्द की जो उत्पत्ति है, हिंदी शब्द की उत्पत्ति देखते हैं, इसकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो हिंदी शब्द है यह खुद हिंदी भाषा का शब्द नहीं है। हिंदी शब्द कौन सी भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है? यह फारसी भाषा का शब्द है। देखिए हिंदी एक भाषा है, हिंदी एक भाषा के रूप में पढ़ी जाती है, लेकिन हिंदी विषय ये जो हिंदी शब्द है यह हिंदी शब्द अपनी खुद की भाषा का भी नहीं है, यह फारसी भाषा का शब्द है। और फारसी भाषा से किस प्रकार से यह हिंदी में आया, किस प्रकार से इसकी उत्पत्ति हिंदी के रूप में हुई है। देखिए बेटा हमारे जो भारत है, हमारा जो भारत है यह भारत एक विशाल राष्ट्र था। आज का वर्तमान का जो ये पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान प्राचीन काल में कुछ भी नहीं था, ये पाकिस्तान नहीं था, ये पूरा का पूरा ये सीमा रेखा नहीं थी, पूरा का पूरा भारत ही था। प्राचीन काल में क्या था कि अनेक जातियां यहाँ पर भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आई हैं। विश्व की अनेक जातियां भारत में आई और उन्होंने अपना अपना महत्व, अपना अपना कार्य किया। उन्हीं में भारत देश से फ्रांसीसी लोग भी भारत में आए थे, यूनानी लोग भी भारत में आए थे, ग्रीक लोग भी भारत में आए थे, अंग्रेज आए थे, हूण आए थे, कुषाण आए थे। इनका सबका उद्देश्य था भारत में आकर के अपना व्यापार स्थापित करना। जो ये फ्रांसीसी लोग जब भारत में आए तो ये जब पश्चिमी रास्ते से भारत में आए तो ये सबसे पहले आकर के हमारे सिंध प्रांत में सिंधु नदी के किनारे रुक गए। सिंध प्रांत में सिंधु नदी के किनारे रुक गए। वहीं पर इन्होंने अपना डेरा जमाया, इन्होंने अपना आवास स्थापित किया, क्योंकि रहने के लिए अच्छा मैदान था और पीने के लिए अच्छा पानी था, इसलिए उन्होंने अपने डेरे वहीं पर जमा लिए। देखिए बेटा फारसी भाषा में, फ्रांसीसी भाषा में ये जो फारसी भाषा है इसमें ये जो अपना स है, ये जो दंती स है, इस दंती स का उच्चारण है के रूप में किया जाता है। इस दंते से का उच्चारण है के रूप में किया जाता है। वही नहीं, अपने मारवाड़ जो है, अपने मारवाड़ में भी जो ये पाली बेल्ट है, इससे मारवाड़ वाले क्षेत्र में भी इस से का उच्चारण है के रूप में ही किया जाता है। जैसे साबुन को ये हाबुन कहते हैं, इस प्रकार से इसे दंते से का उच्चारण है के रूप में किया जाता है। ये फारसी लोग जब सिंध प्रांत में आए और सिंधु नदी के किनारे आकर के इन्होंने अपने डेरे जमाए, तो इन्होंने इस सिंधु नदी को, इस सिंधु नदी को इन्होंने किस रूप में बोलना शुरू किया? हिंदू नदी के रूप में बोलना शुरू किया।
किस रूप में बोलना शुरू किया? हिंदू नदी के रूप में बोलना शुरू किया और इस सिंध प्रांत को ये हिंद प्रांत के रूप में बोलने लगे। क्या बोलने लगे? सिंधु नदी को हिंदू नदी के रूप में बोलने लगे। कालांतर में देखिए, जब दो समुदायों के लोग आपस में मिलते हैं, अलग अलग स्थानों के लोग आपस में मिलते हैं, जब ये लोग भारतीय लोगों के संपर्क में आते गए तो इनकी भाषा में कुछ परिवर्तन होता गया, इनकी भाषा में भी कुछ बदलाव होता गया। और यहाँ जब इनमें परिवर्तन हुआ तो ये जो महाप्राण ध्वनि ध है, यह जो महाप्राण ध्वनि ध है, यह महाप्राण ध्वनि ध अल्प प्राण ध्वनि द में बदल गई। किस में बदल गई? अल्प प्राण ध्वनि द में बदल गई। और आगे जाकर के धीरे धीरे परिवर्तन हुआ और इस परिवर्तन के अनुसार फारसी भाषा में इस उ उपसर्ग, ये जो उ स्वर है, इस उ स्वर का कोई महत्व नहीं है। यह उ स्वर हट गया और उ स्वर हटने के बाद यह क्या शब्द बन गया? हिंद शब्द बन गया। इसके बाद हिंद शब्द बनने के बाद ये उस स्वर हटने के बाद जो हिंद शब्द बना, इसके बाद में फारसी भाषा में जो ये संबंध पढ़ते हैं ई, ये जो संबंध पढ़ते हैं ई, यह शब्द जुड़ गया और यह एक प्रत्यय जुड़ा। क्या प्रत्यय जुड़ा? संबंध बोधक एक प्रत्यय जुड़ गया और एक प्रत्यय के प्रत्यय जुड़ने से यह क्या बन गया? यह हिंदी शब्द बन गया। क्या बन गया? हिंदी शब्द बन गया, जिसके दो अर्थ लिए जाने लगे। एक अर्थ तो इसका लिया जाने लगा हिंदी शब्द का, एक अर्थ तो लिया जाने लगा हिंद देश की भाषा, हिंद देश की भाषा, और इसका एक अर्थ लिया जाने लगा हिंद देश के लोग, हिंद देश के लोग। इस हिंदी शब्द के दो अर्थ लिए जाने लगे, हिंद देश की भाषा और हिंद देश के लोग। अब कालांतर में जब ये हिंदी शब्द बन गया, कालांतर में जब ये हिंदी शब्द बन गया तो इसके जो दो अर्थ आपने लिए हैं, हिंद देश की भाषा और हिंद देश के लोग, अब आगे जाकर के इसमें थोड़ा परिवर्तन और हुआ। जब भारतीय लोगों से ये मिले तो इसमें थोड़ा परिवर्तन और हुआ, और वह परिवर्तन यह हुआ कि ये जो आपने संबंध बोधक प्रत्यय एक जोड़ा था, इसमें से क हट गया। क्या हट गया? क हट गया और हिंदी शब्द बच गया। क्या बच गया? हिंदी शब्द बच गया और इसका एक ही अर्थ रह गया, हिंद देश की भाषा, हिंद देश की भाषा, हिंद देश की भाषा। तो इस रूप से हिंदी शब्द की उत्पत्ति हुई है, अर्थात हिंदी शब्द फारसी भाषा का है। और यह किस रूप में बना? सबसे पहले यह सिंधु के रूप में जाना जाने लगा, इसके बाद यह हिंदू बना। क्या बना? यह हिंदू बना। इसके बाद यह हिंदू बना। क्या बना? हिंदू बना। इसके बाद यह हिंद बना। क्या बना? हिंद बना। इसके बाद यह एक प्रत्यय के जुड़ने से हिंदीक बना। क्या बना? हिंदीक बना। और इसके बाद यह हिंदी बना, जो आज अपन वर्तमान समय में इस शब्द का उच्चारण अपन करते हैं। तो इस रूप में अपन कह सकते हैं कि हमारी जो ये हिंदी भाषा है, यह हिंदी भाषा फारसी भाषा से उत्पन्न हुई है और यह फारसी भाषा का शब्द है। यह कौन सी भाषा का शब्द है? हिंदी हमारी फारसी भाषा का शब्द है। ये इसकी व्युत्पत्ति थी। अब देखते हैं हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। हिंदी भाषा का उद्भव किस प्रकार से हुआ है? देखिए बेटा, यहाँ पर आपको अभी
कोई मैं पाठ्यक्रम के अनुसार ये चीज़ें बता नहीं रहा हूँ। ये जब आप आर्ट में, जब कला वर्ग में, जब आप हिंदी साहित्य, यदि आप हिंदी साहित्य विषय चुनते हो तो इसमें अपन और गहराई से अध्ययन करेंगे। देखिए, हिंदी शब्द की उत्पत्ति अभी अपन ने पढ़ा था, उत्पत्ति, व्युत्पत्ति, और अब पढ़ रहे हैं अपन उत्पत्ति। देखिए, व्युत्पत्ति शब्द का मतलब होता है बेटा रचना। जो अभी आपने व्युत्पत्ति देखा था, तो व्युत्पत्ति शब्द का अर्थ तो होता है बेटा रचना, और उत्पत्ति का अर्थ होता है जना। अब व्युत्पत्ति तो किस प्रकार से हुई है अभी आपने देख ही लिया। अब देखते हैं अपन उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है। देखिए बेटा, किसी न किसी रूप में किसी न किसी पदार्थ का विकास हुआ है। उसी प्रकार से हमारी जो हिंदी भाषा है, इस हिंदी भाषा की उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई है। तो अपन कह सकते हैं कि हिंदी की जननी कौन सी भाषा है? हिंदी की जननी संस्कृत भाषा है। प्रत्येक भाषा की जननी अर्थात हिंदी को कहाँ से उत्पन्न माना है? संस्कृत भाषा से माना है। आज भी अपन पढ़ते हैं तो हिंदी में ऐसे बहुत सी शब्द हैं जो संस्कृत भाषा से ज्यों की त्यों ग्रहण किए हैं, और आपने अभी 9-10 क्लास में पढ़ा भी है। जो तत्सम तद्भव शब्द होते हैं, जो संस्कृत भाषा के शब्द ज्यों के त्यों यहाँ लिए जाते हैं, वो तत्सम कहलाते हैं और वो यही संस्कृत से आते हैं। हिंदी शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई है। वो कैसे हुई? देखिए बेटा, संस्कृत भाषा का सबसे पहले अपन देखें, संस्कृत भाषा का जो वैदिक स्वरूप था, वैदिक संस्कृत। कौन सी संस्कृति? वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत हमारे यहाँ कब से प्रचलित थी? 1500 ईसा पूर्व, 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक संस्कृत भाषा का जो वैदिक स्वरूप था वह था। उसके बाद वैदिक संस्कृत का स्वरूप बन गया लौकिक संस्कृत। कौन सी संस्कृति? लौकिक संस्कृति। और यह 1000 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक, 500 ईसा पूर्व तक लौकिक संस्कृति का काल था। उसके बाद पाली भाषा का समय आया, और पाली भाषा का जो समय था वह 500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व से 0 ईस्वी सन तक, 0 ईस्वी सन तक का जो काल था वह पाली भाषा का काल था। उसके बाद में देखते हैं अपन प्राकृत भाषा। प्राकृत भाषा का समय जो था वह था 0 ईस्वी सन से 0 ईस्वी सन से 500 ईस्वी सन तक। उसके बाद प्राकृत के बाद में हमारी भाषा आई अपभ्रंश भाषा। अपभ्रंश भाषा को अवहट भाषा भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर आकर के अनेक भाषाएं आपस में मिल गई, और इसका समय था 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक का काल। उसके बाद में शुद्ध हिंदी भाषा आई, और हिंदी भाषा का जो स्वरूप अपने सामने आया, आधुनिक हिंदी भाषा का जो स्वरूप था वह स्वरूप अपने सामने निकल करके आता है 1000 ईस्वी से शुरू होता है यह स्वरूप, और वर्तमान तक यही स्वरूप अपने यहाँ चल रहा है। वर्तमान तक यही स्वरूप अपने चल रहा है। तो अपन कह सकते हैं कि हिंदी भाषा का विकास संस्कृत भाषा से हुआ है, और यह अपभ्रंश भाषा का रूप माना जाता है। तो देखिए, एक बार मैं दोबारा आपको बताता हूँ कि
सबसे पहले वैदिक संस्कृत थी, उसके बाद लौकिक संस्कृत, उसके बाद पाली भाषा, उसके बाद प्राकृत भाषा, उसके बाद अपभ्रंश भाषा, और इस रूप में आधुनिक हिंदी भाषा का विकास अपने यहाँ माना। तो आप बता सकते हैं कि आधुनिक हमारी जो हिंदी भाषा है यह कब अपने सही रूप में, सही अस्तित्व में आई? तो यह 1000 ईस्वी में आकर के अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट होती है, वास्तविक रूप में आती है। तो आपने देखिए बेटा, हिंदी भाषा की, हिंदी शब्द की सामान्य जानकारी पढ़ी है। इसी प्रकार से अपन आगे की क्लासों में पढ़ते रहेंगे। देखिए बेटा, अभी आपका जब तक परीक्षा परिणाम आता है तब तक आप अपना डिसाइड कीजिए और ऑनलाइन क्लास में आप अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं। अपनी संस्था, आपकी संस्था, भारतीय जो संस्था है उसमें जाकर के आप अपना प्रवेश करवाएं और ऑनलाइन क्लास से आप जुड़ें। जो आप राजस्थान की बेस्ट संस्था आपने चुनी है उसकी बेस्ट फैकल्टी से आप जुड़िए। अभी तक आपने कक्षा 10 तक की जो पढ़ाई की है उसमें भी आपने बहुत अच्छी तरह से देखा है, आपने तुलना की है, और अभी आपकी जो उच्च कक्षाएं हैं उच्च कक्षाओं में आप जब अपना प्रवेश लेंगे तो उसमें आप यहाँ की जो उच्च कक्षाओं की जो फैकल्टी है, यहाँ का स्टाफ है, उनसे मुखातिब होंगे और आप देखेंगे कि किस प्रकार से यहाँ पर अलग अलग फैकल्टीज़ के द्वारा अपने हिसाब से पढ़ाई करवाई जाती है। धन्यवाद।